जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एमसीक्यू स्टडी पर। हम पहले आपको डेली करंट अफेयर उपलब्ध कराते रहे हैं, लेकिन बीच में काफ़ी गैप हो गया है। अब हम आपके लिए फिर से करंट अफेयर लेकर आए हुए हैं। आज हम कल 1 जनवरी और आज 2 जनवरी दोनों दिन का करंट अफेयर एक साथ कवर करेंगे, फिर आपको डेली का डेली करंट अफेयर मिलता रहेगा। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने एडमिरल्स एपोलेट्स के डिज़ाइन का अनावरण किया है? तो जो एडमिरल्स एपोलेट्स के डिज़ाइन का अनावरण किया है वो किया है भारतीय नौसेना ने। भारतीय नौसेना के बारे में अगर हम बात करें तो भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। और ये 4 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 4 दिसंबर 1971 का जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में, उसमें भारत की अभूतपूर्व जीत के जश्न के रूप में इस दिवस को मनाया जाता है। और अगर हम वर्तमान प्रमुख के बारे में बात करें कि भारतीय नौसेना के वर्तमान प्रमुख कौन हैं, तो इस समय हैं आर हरि कुमार, जो हैं भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में विकलांगता पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठक कहाँ हुई है? तो जो विकलांगता पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठक हुई है वो नई दिल्ली में हुई है। ये जो बैठक हुई है ये 6वीं बैठक थी केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की विकलांगता के बारे में। और अगर हम इसके बारे में बात करें कि इस बैठक का नेतृत्व किसने किया, मतलब अध्यक्षता किसने की इस बैठक की, तो उनका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने इसकी अध्यक्षता की। और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार कौन है? ये भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रजापालन कार्यक्रम शुरू किया गया है? अगर हम बात करें प्रजापालन कार्यक्रम की तो ये शुरू किया गया है तेलंगाना राज्य के द्वारा। तेलंगाना के जो वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं भट्टी विक्रमार्क मल्लू, इन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। किस स्थान पर? इब्राहिमपट्टनम नामक स्थान है, वहाँ पर उन्होंने इसका उद्घाटन किया। अगर हम बात करें तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री की, तो तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, अभी हाल ही में चुने गए हैं और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। ये 7 दिसंबर को इन्होंने मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया है। अगर हम तेलंगाना के राज्यपाल की बात करें तो तेलंगाना की राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन। याद रखिएगा, तमिलसाई सौंदरराजन तेलंगाना की वर्तमान राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उससे पहले कुछ और देख लेते हैं तेलंगाना में क्या क्या हुआ है। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त बस सेवा की शुरुआत की है। इसके अलावा गद्दाम प्रसाद को तेलंगाना का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। अभी नई विधानसभा का गठन हुआ है, तो इन्हें गद्दाम प्रसाद को तेलंगाना का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन भी तेलंगाना में हुआ। ये जो 3D प्रिंटेड मंदिर बनाया गया है तेलंगाना में, ये अफसुजा इंफ्राटेक के द्वारा बनाया गया है। किसने? अफसुजा इंफ्राटेक के द्वारा बनाया गया है और इसे बनाने में तकरीबन 3 माह का समय लगा है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में रामागुंडम NTPC परियोजना का उद्घाटन किया। और इसके अलावा तेलंगाना के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में पेम्बर्थी और चंदलापुर को चुना गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किसने मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब जीता है? तो मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है केतकी राउत ने। अगर हम बात करें महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री तो कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। और राज्यपाल कौन है वर्तमान में महाराष्ट्र के? तो वो हैं रमेश बैस जी। कुछ और प्रतियोगिता में जो जीता है खिताब उनके बारे में बात कर लेते हैं। मिस इंडिया USA 2023 का खिताब जीता है रितुल मैनी जी ने। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 प्रवीणा अंजना बनी है। मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला रिक्की बेलेरी कोले, क्या नाम है? रिक्की बेलेरी कोले ये बनी है। क्या बनी है? मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है रिक्की बेलेरी कोले। फेमना मिस इंडिया 2022 का खिताब मिनी शेट्टी जी ने जीता है। और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब खुशी पटेल ने जीता है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में 12वां दिव्य कला मेला का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अगर हम बात करें 12वें दिव्य कला मेला के उद्घाटन की, तो ये इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? गुजरात के सूरत में इसका उद्घाटन किया गया है। कब हुआ इसका उद्घाटन? 29 दिसंबर को इसका उद्घाटन हुआ है और ये 29 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी 2024 तक ये कार्यक्रम जो है, ये कला मेला जो है ये चलेगा। और ये इस कला मेला का जो आयोजन किया है वो किया है दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा इसका आयोजन किया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे बिहार राज्य के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बिहार राज्य के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है त्रिपुरारी शरण जी को। त्रिपुरारी शरण जी को बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है और राज्यपाल ने इन्हें अपने पद की शपथ दिलाई है। अगर हम बिहार के मुख्यमंत्री की बात करें तो वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट हम देख लेते हैं पॉइंट, इससे ये जो अपॉइंटमेंट होते हैं उनसे संबंधित देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। NHSRCL के निदेशक के रूप में प्रमोद शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। तो NHSRCL का क्या फुल फॉर्म है? ये नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड कहा जाएगा इसे। इसके निदेशक के रूप में प्रमोद शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। भारतीय कुश्ती महासंघ का नया अध्यक्ष संजय सिंह को चुना गया है। पहले कौन थे इसके अध्यक्ष? इसके अध्यक्ष थे पहले ब्रजभूषण शरण सिंह, जिनका काफ़ी विरोध हुआ और उन पर आरोप लगे। इस समय अब इन्हें किसे बनाया गया है? संजय सिंह को बनाया गया है। लेकिन संजय सिंह को ब्रजभूषण शरण सिंह का काफ़ी करीबी माना जाता है। अगले पॉइंट को देखते हैं। सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत अमृता रायचंद को नामित किया गया है। अमृता रायचंद ने अपना कैरियर मॉडल के रूप में शुरुआत किया था। अब वो एक शेफ है, उन्हें एक सेलिब्रिटी शेफ के रूप में जाना जाता है। अगला पॉइंट है, महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड के CMD का पदभार उदय ए कावले ने महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड के CMD का पदभार संभाला है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। रामकरण यादव मध्य रेलवे के यानी सेंट्रल रेलवे के महाप्रबंधक बने हैं, याद रखिएगा इन सबको। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस देश के राजनीतिक दिग्गज वोल्फगैंग सेउबल का निधन हुआ है? तो वोल्फगैंग सेउबल का लगभग 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया और ये कहाँ के थे? ये जर्मनी के दिग्गज राजनीतिज्ञ माने जाते हैं। अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की राजधानी आप सभी जानते हैं बर्लिन है और यहाँ पर जो मुद्रा यहाँ पर जो चलती है वो है यूरो और भाषा तो इनकी जर्मन है ही। अगर हम जर्मनी के एकीकरण की बात करें तो जर्मनी का एकीकरण किया था बिस्मार्क ने 3 अक्टूबर 1990 को जर्मनी का एकीकरण किया था। और ये जो जर्मनी का एकीकरण करने की क्यों आवश्यकता पड़ी थी? क्योंकि शीत युद्ध के दौरान जर्मनी टुकड़ों में बंट गया था, इसलिए इसका एकीकरण किया गया। अब हम जर्मनी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जर्मनी ने दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी के लिए इसने एक उपकरण विकसित किया है। इंटेल और जर्मनी ने $32.8 बिलियन के चिप प्लांट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। याद रखिएगा, इंटेल कॉरपोरेशन और जर्मनी ने $32.8 बिलियन के चिप प्लांट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जर्मनी ने यूरो 2022 के लिए शुभंकर के रूप में एक टेडी बियर का अनावरण किया। हालांकि अभी उस टेडी बियर का नामकरण नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने शुभंकर के रूप में एक टेडी बियर का अनावरण किया है। यूरो क्या है? यूरो 2024, इसे हम UEFA यूरो 2024 भी कह सकते हैं। ये एक तरीके से फुटबॉल चैम्पियनशिप है जिसका आयोजन जर्मनी में 14 जून से लेकर 14 जुलाई 2024 तक किया जाएगा। और जर्मनी ने पोर्ट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेज़बानी भी की, याद रखिएगा। अब हम अगले पर चलते हैं।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिया है? तो जो हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिया है, ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने के निर्देश दिए हैं। अब हम उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। व्हाट्सएप में आजकल आप जानते हैं कि चैनल बनाए जाने लगे हैं, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने को मंजूरी भी दी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा भी की है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना की शुरुआत की है, जिससे बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन परोसा जा सके। और इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या से की। अयोध्या के आंगनवाड़ी केंद्र से इसकी शुरुआत भी की। और उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, ये पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा। इसमें सोलर प्लांट्स लगाए गए हैं, जिससे लगभग 550 मेगावाट की बिजली का उत्पादन किया जाएगा। अगले प्रश्न पर और ये भी है, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सेफ सिटी परियोजना शुरू की है। तो जो सेफ सिटी परियोजना है, यूपी में महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस परियोजना को शुरुआत किया गया है। और इसके तहत लगभग 3000 पिंक बूथ बनाए जाएंगे और लगभग 10,417 महिला बेटियों को पिंक स्कूटी देने का भी फैसला किया गया है। और एक और इसमें इम्पोर्टेंट याद रखने की बात है, सेफ सिटी परियोजना में इसके जो पहले चरण हैं, पहले चरण में 9 शहरों के 20 धार्मिक स्थलों में पिंक बूथ बनाने का फैसला भी किया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किसे केंद्रीय प्रमाणन बोर्ड में नियुक्त किया गया? तो केंद्रीय प्रमाणन बोर्ड के सलाहकार पैनल में अक्कला सुधाकर जी को नियुक्त किया गया। अक्कला सुधाकर जी क्या हैं? हैदराबाद के एक प्रसिद्ध बिल्डर हैं। इन्हें सलाहकार पैनल में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में इन्हें जगह दी गई है। अगर हम केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC की बात करें, इसे हम सेंसर बोर्ड भी कहते हैं, इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? प्रसून जोशी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा तलाइह और नासिर नामक क्रूज मिसाइलों का अनावरण किया गया? तो जो तलाइह और नासिर नामक क्रूज मिसाइल हैं, इसका अनावरण जो किया है वो ईरान ने किया है। अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान की राजधानी है वर्तमान में तेहरान और यहाँ के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी। क्या नाम है? इब्राहिम रईसी इनका नाम है, या रईसी इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और अभी तक वर्तमान में ईरान की मुद्रा रियाल है, लेकिन इन्होंने एक विधेयक पारित किया है जिसके तहत इनकी नई मुद्रा क्या हो जाएगी? तोमान। इनकी नई मुद्रा तोमान हो जाएगी और एक तोमान को 10,000 रियाल के बराबर इन्होंने इस विधेयक में घोषणा की कि 10,000 रियाल के बराबर रहेगा एक तोमान। अगले प्रश्न पर चलने से पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं, ईरान से संबंधित ही हैं। ईरान ने नूर 3 सैन्य उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया है। इसके अलावा ईरान ने मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन भी किया है। इसके अलावा ईरान संघाई सहयोग संगठन जो SCO है उसका नया स्थायी सदस्य भी बना है। ईरान ने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो याद रखिएगा, ये सब पॉइंट ईरान से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में Hyundai मोटर इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो Hyundai मोटर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कुछ ब्रांड एम्बेसडर और देख लेते हैं, किसने किसको बनाया है। स्पर्श CCTV ब्रांड के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो सोनू सूद बने हैं। ASITIS न्यूट्रिशन ने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाउजर पेन के ब्रांड एम्बेसडर हैं रणबीर कपूर। राइडो की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है कैटरीना कैफ। और प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मोहम्मद समी हैं। और फायर बोल्ट जो ब्रांड है उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विजय देवरकोंडा।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने नए साल के जश्न पर पाबंदी लगा दी है, मतलब पाबंदी लगा दी थी। तो ये किसने किया था, ये पाकिस्तान ने किया था कि नए साल का जश्न नहीं मनाया जाएगा। अगले प्रश्न पर चलने से पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं पाकिस्तान से संबंधित। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है। ब्रिक्स सदस्यता के लिए पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर आवेदन किया है। पाकिस्तान के स्टार्टअप सी गार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती है। तो याद रखिएगा, जो पाकिस्तान का स्टार्टअप है सी गार्ड, उसने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती है। और पाकिस्तान की जो 29वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं उनका नाम है काजी फैज ईसा। पाकिस्तान ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अपनी नई वीज़ा नीति का अनावरण भी किया है कुछ समय पहले। और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर में थीम पार्क विकसित करने की बात भी कही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और किस राज्य के बीच समझौता हुआ या सहमति हुई है। तो ये राजस्थान के साथ ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट जो बना रहा है उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ने राजस्थान के साथ सहमति जताई है कि वो ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर साथ कार्य करेंगे। अगर हम एमपी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि हाल ही में एमपी में चुनाव हुए थे। तो एमपी में वर्तमान में जो सीएम बने हैं उनका नाम है मोहन यादव। और ये याद रखने की बात है कि मोहन यादव किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर जीते हैं। तो उनकी जो विधानसभा सीट है वो उज्जैन दक्षिण है। और इन्होंने 13 दिसंबर 2023 को ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए हैं मध्य प्रदेश के नए विधानसभा अध्यक्ष, वो हैं नरेंद्र सिंह तोमर। और राज्यपाल हैं मंगू छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करेगी। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला नीमच मध्य प्रदेश में रखी गई है। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में इंदौर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान मिला। ये तो काफ़ी पहले का पॉइंट है लेकिन याद रखने वाला है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने पूर्व नेवी चीफ को नया रक्षा मंत्री बनाया है। तो किस देश ने बनाया है, ये बनाया है चीन ने। अपने पूर्व नौसेना प्रमुख जो रहे हैं उनके क्या नाम था, उनका नाम था डोंग जून को नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया। और नियुक्ति किसने की है इनकी नियुक्ति की है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने। चीन से संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं। चीन ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सेट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया है। चीन ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है। तो इसके बारे में थोड़ी जान लेते हैं। चीन का ये जो चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर है ये चीन के पूर्वी सैंडोक प्रांत में इसने अपना परिचालन शुरू कर दिया है, वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया। अगर इसे चौथी पीढ़ी का क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये अगली पीढ़ी के गैस कूल्ड परमाणु रिएक्टरों के युग की शुरुआत का प्रतीक है। और चीन ने दुनिया का सबसे तेज़ इंटरनेट लॉन्च किया। इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है 1.2 टेराबाइट पर सेकेंड। 1.2 टेराबाइट पर सेकेंड की स्पीड वाला दुनिया का सबसे तेज़ इंटरनेट किसने लॉन्च किया, चीन ने लॉन्च किया है। फिलीपींस ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI शॉर्टकट में कहते हैं, से बाहर निकलने की घोषणा की। इन्होंने इसलिए घोषणा कर दी है क्योंकि नवंबर में दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस की एक नाव थी और चीन के तटरक्षक जहाज़ के बीच टक्कर हो गई थी, जिससे नाराज़ होकर या फिर फिलीपींस ने चीन के इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा कर दी। और चीन ने झाओ जिंग को अफ़गानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया। अफ़गानिस्तान तालिबान द्वारा शासित है और चीन ने वहाँ पर अपने राजदूत को नियुक्त किया है, जिनका क्या नाम है, झाओ जिंग नाम है इनका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में पारदर्शी PSU भर्ती के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बोर्ड का अनावरण किया। तो ये कहाँ के मुख्यमंत्री ने किया, ये केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने पारदर्शी PSU भर्ती के लिए बोर्ड का अनावरण किया है। केरल से संबंधित हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं। कौन से पॉइंट हैं, भारत की सबसे तेज़ सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा केरल में लॉन्च की गई, याद रखिएगा।
सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा केरल में लॉन्च की गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया। केरल में पारूमला पेरुन्नल उत्सव भी मनाया गया। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए पारूमला पेरुन्नल उत्सव कहाँ मनाया गया तो आप बताएंगे केरल में मनाया गया। और प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए टी पद्मनाभम को चुना गया है। तो प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार टी पद्मनाभम को चुना गया या दिया गया है कहा जाए तो। अगला प्रश्न है, उससे पहले आप लोग अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हों, पहली बार जोड़ रहे हो, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आप हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ सकते हैं, जिनकी लिंक आपको हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। और हमारी सभी प्लेलिस्ट की भी लिंक आपको मिल जाएगी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। अगर हम BAPS हिंदू मंदिर के उद्घाटन की बात करें, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा, ये कहाँ पे किया जाएगा? UAE में किया जाएगा। UAE में दुबई जो शहर है वहाँ पर इस मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। और ये उद्घाटन कब किया जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 14 फरवरी 2024 को इसका उद्घाटन किया जाएगा। कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं UAE के बारे में। दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन UAE में किया जाएगा। CBSE UAE में अपना नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा। भारत ने UAE को अपना पहला कच्चे तेल का भुगतान स्थानीय मुद्रा में किया था। अगला प्रश्न है, देख लेते हैं, हाल ही में किसे पौंडीचेरी विश्वविद्यालय के चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया? तो पौंडीचेरी विश्वविद्यालय के चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी को। जगदीप धनखड़ जी भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पूर्व स्टार क्रिकेटर ने YSR कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है? तो YSR कांग्रेस पार्टी जो ज्वाइन की है, ये की है श्रीसंत ने। भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं श्रीसंत, इन्होंने YSR कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभय हस्तम कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो ये जो अभय हस्तम कार्यक्रम लॉन्च किया है, ये तेलंगाना के नए नियुक्त जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, उन्होंने इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है। और रेवंत रेड्डी इंडियन नेशनल कांग्रेस से मतलब पार्टी से तेलंगाना के नए CM बने हुए हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने मेघजियांग नामक अत्याधुनिक महासागर ड्रिलिंग जहाज का अनावरण किया? तो जो मेघजियांग नामक महासागर ड्रिलिंग जहाज है, ये किसने किया? ये चीन के द्वारा इसका अनावरण किया गया। चीन पृथ्वी के रहस्यों को उजागर करने हेतु चीन ने मेघजियांग नामक अत्याधुनिक महासागर ड्रिलिंग जहाज का अनावरण किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण कहाँ किया जाएगा? हाल ही में भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण कहाँ किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? ये गुजरात में इसका अनावरण किया जाएगा। कुछ पॉइंट और देख लेते हैं गुजरात से संबंधित। दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट कार्यालय सूरत में बनकर तैयार हुआ है। कोको कोला की बॉटलिंग यूनिट गुजरात में 3000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। घोल फिश जो है, घोल फिश को गुजरात की स्टेट फिश घोषित किया गया, इसे याद रखिएगा। और गुजरात का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट कहाँ पे खोला गया? राजकोट में खोला गया है। तो ये जो सब पॉइंट हैं जो हैं, इन सबको भी याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने स्टीम इंजन वाली गुजरात की हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ भी किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे इंडियन ऑयल की अगली निदेशक के रूप में चुना गया है? तो इंडियन ऑयल की अगली निदेशक के रूप में चुना गया है रश्मि गोविल जी को। किस चुना गया है? रश्मि गोविल जी को इंडियन ऑयल की अगली निदेशक के रूप में चुना गया है। कुछ पॉइंट और देख लेते हैं, नियुक्ति से संबंधित ही हैं कि केंद्रीय प्रमाणन बोर्ड में अक्ला सुधाकर को नियुक्त किया गया। अक्ला सुधाकर को सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है। और अक्ला सुधाकर क्या है?
हैदराबाद के एक बिल्डर हैं। बिहार राज्य के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में या मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में त्रिपुरारी शरण जी को नियुक्त किया गया है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बने संजय सिंह, जिन्हें पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का करीबी माना जाता है। सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए सेलिब्रिटी शेफ अमृता रायचंद जी को स्वास्थ्य राजदूत नामित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में इसरो ने अगले 5 वर्षों में कितने जियो इंटेलिजेंस उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो इसरो ने अगले 5 वर्षों में लगभग 50 जियो इंटेलिजेंस उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना हुई थी, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कब हुई थी स्थापना और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, दोनों आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राजस्थान डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला है, किसने संभाला है? ये संभाला उत्कल रंजन साहू जी ने राजस्थान डीजीपी के रूप में अतिरिक्त कार्यभार संभाला है। कुछ पॉइंट देख लेते हैं राजस्थान से संबंधित। ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हुई है कि इस प्रोजेक्ट पर दोनों साथ मिलकर कार्य करेंगे। लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोकरंग महोत्सव जयपुर में आयोजित हुआ था। ये कब से कब तक आयोजित किया गया था? ये 29 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया था। भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर बनेगा। ये जो भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर की जो घोषणा की गई है, ये राजस्थान के पर्यावरण और वन विभाग को इसका कार्यभार सौंपा गया है और भारत का ये पहला वेटलैंड शहर बनेगा। अक्टूबर में इसकी घोषणा की गई थी। अगर हम बात करें उदयपुर के बारे में, तो ये उदयपुर जो शहर है 5 झीलों से घिरा हुआ है। 5 झील कौन कौन सी हैं? पिछोला झील, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई। ये 5 झील हैं, इनसे घिरा हुआ है और ये भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा। धौलपुर करीली बाघ अभ्यारण्य राजस्थान में स्वीकृत हुआ है। तो मतलब धौलपुर करीली बाघ अभ्यारण्य जो है राजस्थान का कौन से नंबर का बाघ अभ्यारण्य बना है? 5वें नंबर का बाघ अभ्यारण्य बना है। राजस्थान में 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया है। ये किसने किया था? खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकृत कर दिया है? तो ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकृत किया है किसने? अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने अस्वीकृत कर दिया है ब्रिक्स में शामिल होने से। उन्होंने कहा है कि अर्जेंटीना का इसमें शामिल होना अनुचित प्रतीत होता है। अगर हम अर्जेंटीना की राजधानी की बात करें तो ब्यूनस आयर्स, क्या नाम है? ब्यूनस आयर्स जो है अर्जेंटीना की राजधानी है और अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता था। किसकी कप्तानी में? लियोनल मेसी की कप्तानी में। अर्जेंटीना जो है दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का एक देश है। अगर हम बात करें इसी बीच में कि फीफा जो फीमेल फीफा वर्ल्ड कप है वो किसने जीता था 2023 का? वो जीता था स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर 1-0 से। अगले प्रश्न पर चलते हैं, हाल ही में किसने राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली शुरू की है? तो ये जो राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली पहले क्या है ये जान लेते हैं, फिर बताएंगे किसने शुरू की है। तो राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली जो है ये लकड़ी, बांस और वन उत्पादों के लिए परमिट जारी करने से संबंधित एक योजना है, जिससे आसानी से लकड़ी और बांस और जो वन उत्पाद हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजे जा सके, मतलब व्यापार बढ़ाने के लिए। तो इसके जो प्रणाली की शुरुआत की है ये की है भूपेंद्र यादव जी के द्वारा इस प्रणाली को लॉन्च किया गया है। भूपेंद्र यादव जी कौन है? भारत के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री हैं। इसके साथ साथ ये श्रम एवं रोजगार मंत्री भी हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, हाल ही में किसने अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये जो पदभार ग्रहण किया है ये किसने किया है? ये किया है विवेक श्रीवास्तव जी ने। कुछ और नियुक्ति हम देख लेते हैं। महानदी कोल फील्ड्स के निदेशक, महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड के सीएमडी का पदभार उदय एक काउले ने संभाला है। रामकरण यादव मध्य रेलवे के महाप्रबंधक बने हैं। पीएफआरडीए बोर्ड का अंशकालिक सदस्य परम सेन को नियुक्त किया गया। पीएफआरडीए का क्या फुल फॉर्म है? पेंशन
फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। आप लोग को क्या बताना है कमेंट सेक्शन में, PFRDA का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है, फातिमा वसीम बनी है। हाल ही में, अगला प्रश्न पर चलते हैं, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को $250 मिलियन की अंतिम सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है। तो किसकी सहायता की है अमेरिका ने $250 मिलियन के सैन्य सहायता पैकेज के रूप में, ये की है इन्होंने यूक्रेन की। यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव है, और यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। यूक्रेन और रूस का युद्ध लगातार चल रहा है, आप जानते हैं, लगभग 1-1.5 साल से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी स्वास्थ्य मंत्रालय आंकड़ों के अनुसार बनाए गए कुल आयुष्मान कार्डों में लगभग कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं। तो जितने कुल आयुष्मान कार्ड बने हैं उनमें 49% महिलाएं हैं, ऐसा स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी आंकड़े जारी किए हैं, उसमें बताया गया है। अगला प्रश्न है, और आज का ये लास्ट प्रश्न भी है, हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक देश कौन बना है। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक देश है वो आप जानते हैं चीन है, और दूसरा बना है भारत। अपना देश भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक देश बना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मलेशिया ने भारतीय नागरिकों को वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। भारत सोशल मीडिया पर सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है, योजना ला रहे हैं जिससे एज जो है उसको सत्यापित किया जा सके। और भारत ने 2023-24 में रिकॉर्ड 41,000 लगातार आप लोग को कमेंट सेक्शन में क्या बताना है, AIBD का आप लोग को फुल फॉर्म बताना है। और वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम किस देश की है, ये भारत की है। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर यहीं पूरा होता है। कल हम फिर आपके लिए डेली करंट अफेयर की सीरीज में आपके लिए कल का करंट अफेयर लेकर आएंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ये अगर आपको फेसबुक पर मिल रहा है तो आप फेसबुक पर शेयर करिए, लाइक करिए। यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो यूट्यूब पर लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो दोस्तों अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।